नमस्कार, जय हिंद। स्टडी लवर्स फैमिली में आपका स्वागत है। और क्वेश्चन आंसर की जो हम महत्वपूर्ण सीरीज़ अपना रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, उसका ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। एक वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर लिए जाएंगे जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक ज़रूर देखना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, केनिची ओहेम का सीमा विहीन विश्व बॉर्डरलेस वर्ल्ड का विचार निम्नांकित के संदर्भ में है। किस संदर्भ में है? ऑप्शन आपके सामने है, मार्क्सवाद के, समाजवाद के, वैश्वीकरण के, सर्वाधिकारवाद के, या विश्व की अंतर संबंधिता के बारे में। ऑप्शन में से हमें सही उत्तर चुनना है। तो बॉर्डरलेस वर्ल्ड जो है, द बॉर्डरलेस वर्ल्ड, बॉर्डरलेस वर्ल्ड, द बॉर्डरलेस वर्ल्ड है ये। एक्चुअली ये बुक लिखी थी इन्होंने, केनिची ओहेम ने 1999 में। पहला फैक्ट तो ये ध्यान रखिएगा कि बॉर्डरलेस वर्ल्ड जो है ये बुक किसकी है? ये आपकी केनिची ओहेम की बुक है। सीमा विहीन विश्व 1999 में इन्होंने बुक लिखी थी। तो इसमें इन्होंने जो विचार प्रस्तुत किए थे, सीमाहीन विश्व के बारे में कहा था, वैश्वीकरण और विश्व की अंतर संबंधिता, वैश्वीकरण के बारे में बताया था इसमें, और विश्व की अंतर संबंधिता के बारे में बताया था। बाकी अगर देखें कि मार्क्सवाद के बारे में नहीं बताया, समाजवाद, सर्वाधिकारवाद, इन सब से रिलेटेड नहीं है। वैश्वीकरण और विश्व की अंतर संबंधता यानी इंटरडिपेंडेंसी से रिलेटेड हैं। तो दोनों केवल 3 और 5 हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 2 सूचियां दी गई हैं, ये हमें सुमेलित करनी है, और ये कुछ कथन है जो इंडियन फेडरल सिस्टम के बारे में कहे गए हैं अलग अलग थिंकर्स के द्वारा। भारतीय संघवाद के बारे में ये कथन कहे गए हैं, इनको हमें ठीक से मैच करवाना है। तो पहली बात आती है एक्सट्रीमली फेडरल, एक्सट्रीमली फेडरल, क्वाजी फेडरल, बार्गेनिंग फेडरल, कोऑपरेटिव फेडरल। तो अगर हम देखें तो क्वाजी फेडरल जो है, क्वाजी फेडरल को हम कहते हैं अर्ध संघवाद। तो अर्ध संघवाद, भारतीय संघवाद को अर्ध संघवाद किसने कहा? तो क्वाजी फेडरल जो कहा था ये केसी वियर ने कहा था। तो पहले कहा तो हमारा थर्ड हो गया, केसी वियर ने क्वाजी फेडरल कहा, तो एक मिलान हमारा हो गया। क्वाजी फेडरल केसी वियर ने कहा था, अर्ध संघवाद कहा है केसी वियर ने। कोऑपरेटिव फेडरल की अगर बात करें, यानी कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहकारी संघवाद। तो सहकारी संघवाद का विचार जो दिया ये ऑस्टिन का है, ग्रेनविले ऑस्टिन का विचार है। एक्सट्रीमली फेडरल, एक्सट्रीमली फेडरल जो है ये एक महत्वपूर्ण विचार है। एक्सट्रीमली फेडरल कहा है आपका, ये एप्पलबी ने कहा है कि यानी अधिक संघीय हम कह सकते हैं, या अधिक संघीय किसने कहा है? तो पॉल एप्पलबी ने कहा है। एप्पलबी रिपोर्ट आती है, इन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के सर्वे पे इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी 1953 में, और इनकी रिपोर्ट के आधार पर 1954 में इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। तो ये फैक्ट आपको एप्पलबी से ध्यान रखने हैं। बार्गेनिंग फेडरल किसने कहा? तो बार्गेनिंग फेडरल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट विचार है। बार्गेनिंग फेडरल, एक्सट्रीमली फेडरल पॉल एप्पलबी हो गया, बार्गेनिंग फेडरल हो गया, एक बचा हमारे पास मॉरिस जोन्स। तो अगेन अगर हम रिवाइज करें तो एक्सट्रीमली फेडरल कहा आपका केसी वियर ने, क्वाजी फेडरल केसी वियर ने, एक्सट्रीमली फेडरल आपका एप्पलबी हो गया, बार्गेनिंग आपके मॉरिस जोन्स हो गए, और कोऑपरेटिव सहकारी संघवाद की बात कौन करते हैं? ग्रीनविले ऑस्टिन करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, यह मत किसने दिया कि एक आदर्श संविधान राजनीतिक अभिजात्य को उत्तम नैतिक स्वरूप में संजोकर रखता है और स्थायी राजनीतिक उत्कृष्टता प्रदान करता है। देखिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। राजनीतिक अभिजात्य को उत्तम नैतिक स्वरूप में संजोकर रखता है एक आदर्श संविधान, और स्थायी राजनीतिक उत्कृष्टता प्रदान करता है। तो संविधानों में सबसे जो संवैधानिक या आपके प्रथम जो राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, वो जिन्हें माना जाता है संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करने वाले पहले राजनीति वैज्ञानिक अरस्तु। तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है। तो अरस्तु का ये स्टेटमेंट है जो आपको ध्यान रखना है। गैब्रियल आमंड ने
दलीय प्रणाली को निम्नलिखित में से किन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? तो गैब्रियल आमंड की जो दलीय प्रणाली है, इसकी अगर हम बात करें तो गैब्रियल आमंड की जो दलीय प्रणाली है, इन्होंने मुख्य रूप से 4 प्रकार में बताया था। एक इन्होंने बताया सत्तावादी दलीय प्रणाली, दूसरा ये बताते हैं प्रबल गैर सत्तावादी दलीय प्रणाली। तो प्रबल गैर सत्तावादी दलीय प्रणाली ये बताते हैं यानी प्रभावी गैर सत्तावादी दलीय प्रणाली भी हो जाएगा, इसको प्रबल गैर सत्तावादी भी बोल सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने प्रतिस्पर्धी द्विदलीय प्रणाली की बात भी की थी। गैर प्रतिस्पर्धी द्विदलीय प्रणाली की बात जो है ये गैब्रियल आमंड ने नहीं की थी। प्रतिस्पर्धी बहुदलीय प्रणाली की भी बात की थी। तो यानी 1, 2, 3 और 5 ये हमारे 4 स्टेटमेंट सही हैं और 1, 2, 3 और 5 जो हैं हमारे ऑप्शन नंबर डी में सही हैं। तो गैब्रियल आमंड ने दलीय प्रणाली को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया है, ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। ऑरेंज रिवॉल्यूशन निम्नलिखित के साथ संबंधित थी। देखिए ऑप्शन है पोलैंड, रूस, यूक्रेन या फिर मालडोवा। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि हमारे पास हमारे ऐप पे स्टडी लवर्स फैमिली आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे, डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्री आपके लिए टेस्ट अवेलेबल है, यानी डेमो टेस्ट आप लोग देख सकते हैं, अपना एवोल्यूशन कर सकते हैं कितने मार्क्स आप ला पा रहे हैं। और जिस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, इससे अच्छे लेवल के हमने टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन ऐड किए हैं उसमें। और इसके अलावा टॉपिक वाइज के साथ साथ फुल लेंथ टेस्ट जो 150 नंबर के पेपर हैं, वो दोनों पेपर 1 से भी और पेपर 2 के भी मिनिमम जो है 10 टेस्ट हमने अवेलेबल करवा दिए हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम तक कुछ और टेस्ट हम अवेलेबल करवाएंगे दोनों पेपर के। तो 10 ईच हैं, यानी 10-10 प्रत्येक पेपर में ऐड हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, अटैम्प्ट करके देख सकते हैं, एक डेमो टेस्ट आप ले सकते हैं। ठीक लगता है तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मिनिमम प्राइस पे केवल 699 पे हमने रखा है और प्रत्येक टॉपिक के टेस्ट के साथ साथ और इन सब के PDF भी आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं हम ऑरेंज रिवॉल्यूशन की। तो ऑरेंज रिवॉल्यूशन जो है ये किस देश के साथ संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके यूक्रेन से, ये आपको ध्यान रखना है। यूक्रेन में ऑरेंज रिवॉल्यूशन हुआ था। ऑरेंज या जो है हमारा ऑरेंज कलर से रिलेटेड है एक तरह से ऑरेंज रिवॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, 2004 में आपका यूक्रेन में क्या हुआ, जो राष्ट्रपति चुने गए तो ऐसा माना गया कि वो राष्ट्रपति जो हैं वो धोखे से चुने गए हैं, धोखाधड़ी से चुने गए हैं। तो इस पर इसका विरोध किया वहाँ की जनता ने और ऑरेंज रिवॉल्यूशन एक नागरिक आंदोलन है वहाँ का। विशाल प्रदर्शनी की गई, नारंगी रंग के वस्त्र धारण किए गए विपक्ष के द्वारा, जो पोस्टर वगैरह थे वो सारे नारंगी रंगों के। और यूक्रेन में एक ये नागरिक आंदोलन है। कब हुआ था? 2004 में हुआ था। राष्ट्रपति के चुनाव जो वहाँ पर हुए थे उसमें ये कहा गया कि धोखे से हुए हैं, धोखे से राष्ट्रपति चुने गए हैं, उसके विरोध में आंदोलन था। तो यूक्रेन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने विचार विमर्श को प्रभावित करने के लिए द स्टिक, द डील, द किस शब्दावली गठित की है? यानी द स्टिक का मतलब होता है बलपूर्वक। ऑप्शन आपके सामने है, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और चाहे तो आप लास्ट में देख सकते हैं कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं इस पूरे सेशन में। द डील का मतलब था कि समझौते के द्वारा। द डील का मतलब समझौता है, समझौते के द्वारा। और द किस का मतलब था कि आपका प्रतिबद्धता द्वारा, प्रतिबद्धता। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी हो सकता है कि इन शब्दों के अर्थ ही पूछ लिए जाएं। तो द डील मतलब बलपूर्वक और समझौता यानी द डील मतलब समझौते द्वारा, द स्टिक मतलब बलपूर्वक और प्रतिबद्धता आपका द किस शब्दावली का अर्थ है। विचार विमर्श को प्रभावित करने के लिए ये 3 शब्दावलियाँ जो हैं किसने गढ़ी हैं? ऑप्शन आपके सामने है, सेट स्नाइडर, केथ बॉर्डिंग, रॉबर्ट डहेल या फिर केट मिलेट। तो आपका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का, ये केथ बॉर्डिंग के द्वारा ये शब्दावलियाँ दी गई हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किसने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को मानव चिंतन और गतिविधि के सभी क्षेत्रों में शामिल होने वाले परिवर्तन की बहुआयामी मल्टीफेस्टेड
प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया है। ऑप्शन आपके सामने है हंटिंगटन, एसएम लिपसेट, रस्टो एंड बॉन्ड और आपका डेविड स्टर्न। तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सैमुअल पी हंटिंगटन का ये स्टेटमेंट है। इन्होंने एक तरह से कहा है कि जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है मानव चिंतन की गतिविधि के सभी क्षेत्रों में शामिल होने वाले परिवर्तन बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में इन्होंने इसका वर्णन किया है, हंटिंगटन। तो ये आपका नाम ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंट स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रकार्यात्मक स्थिति में है। तो स्विट्जरलैंड में जो है कुछ कैंटन, ये कहते हैं कि एक तो पूर्ण कैंटन है और 4 उनके हाफ कैंटन है। तो इनमें जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। तो प्रकार्यात्मक स्थिति में क्या क्या है ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए, लैंड्स जीमियन जो है एक शब्द है, जनमत संग्रह है, पहल है या प्रत्याह्वान है। जो आपका लैंड्स जीमियन है इसका मतलब होता है प्रारंभिक सभाएं। तो ये आपके प्रारंभिक सभाएं हैं। तो प्रारंभिक सभाएं हो सकती हैं आपके प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए। जनमत संग्रह के द्वारा यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। इसके अलावा पहल भी होता है, प्रत्याह्वान भी होता है। प्रत्याह्वान का मतलब होता है आरंभक यानी शुरुआत। तो ये अलग अलग शब्द हैं। पहल हो गया, जनमत संग्रह हो गया, ये लोक निर्णय या जनमत संग्रह। तो ये सभी चीज़ें जो हैं उनके प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रकार्यात्मक स्थिति में हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे ऑप्शन सही हैं। अरब स्प्रिंग किस देश में आरंभ हुआ था? तो अरब स्प्रिंग के बारे में बताना है। अरब स्प्रिंग बेसिकली 2011 का माना जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अरब स्प्रिंग 2011 का माना जाता है और खासकर जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं 2010-11 में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में यह आंदोलन शुरू हुआ था वहाँ पर। तो इसकी शुरुआत जो है 2010 में हो गई थी और 2010 में ट्यूनीशिया में इसकी शुरुआत हो जाती है। तो ट्यूनीशिया में आरंभ हुआ था पहला प्रदर्शन अरब स्प्रिंग का। तो एक तरह से लोकतंत्र के समर्थन में ये अरब स्प्रिंग जो आंदोलन है ये चला था। और जो आपके ट्यूनीशिया हो गया, मिस्र हो गया, इसके अलावा जो अन्य कंट्रीज़ भी हैं, लीबिया, तो इन जगह पर भी ये आंदोलन चला था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ईयर आपको ज़रूर ध्यान रखना है 2011। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है। देखिए, अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म 1917 में बुक लिखी थी। याद कर पा रहे हैं आप लोग अगर आपने ठीक से पढ़ा हुआ है। तो किसने लिखा है? ये व्लादिमीर लेनिन की बुक है। और व्लादिमीर लेनिन कहते हैं कि जो साम्राज्यवाद है वो पूंजीवाद का उच्चतम चरण है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नवीन सामाजिक आंदोलनों का समर्थन किया है? तो कौन सा वर्ग है इनमें से? नव सामाजिक आंदोलन हमारे सिलेबस का एक पार्ट है। तो नव सामाजिक आंदोलन से क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। किस वर्ग ने एक तरह से इसका समर्थन किया है? उच्च वर्ग ने, मध्य वर्ग ने, नव मध्य वर्ग ने या निम्न वर्ग में? सही आंसर आपका हो जाएगा नव मध्य वर्ग। क्यों किया है? क्योंकि जो आपके नवीन सामाजिक आंदोलन है जिसमें आपके हमने पढ़ा है अभी हाल ही में टॉपिक अपने थ्योरी की क्लासेज में, और थ्योरी की क्लास भी आप हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप में ही कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। कोर्स कंप्लीट करवा दिया गया है। तो अब रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट्स उसके आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो पर्यावरण से रिलेटेड आंदोलन या फिर महिला आंदोलन या किसान आंदोलन, ये सब जो है नव सामाजिक आंदोलन के प्रकार हैं। और इसमें से जो नव मध्य वर्ग, इसलिए कि ज़्यादातर नव मध्य वर्ग के हितों की बात ही आंदोलन करते हैं, तो इसलिए नव मध्य वर्ग ने इसका समर्थन किया है। निम्नलिखित में से कौन से अवयव राजनीतिक संस्कृति के लिए आवश्यक नहीं है? तो क्वेश्चन जरूर ठीक से पढ़ लेना है कि नहीं है पूछ रहा है। तो मूल्य है, विश्वास है, भावनात्मक अभिवृत्ति या फिर भ्रष्टाचार। तो राजनीतिक संस्कृति के लिए आवश्यक नहीं है। मूल्य आवश्यक है, विश्वास आवश्यक है, भावनात्मक अभिवृत्ति आवश्यक है, भ्रष्टाचार जो है आवश्यक नहीं है राजनीतिक संस्कृति के लिए। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है अधिकतर लोग इसको सही कर पा रहे होंगे।
निम्नलिखित संविधानों को उनके निर्माण वर्ष के आधार पर कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए स्विट्जरलैंड, अमेरिका, भारत और कनाडा का संविधान हमें दिया गया है। तो सबसे पहले जो संविधान का निर्माण हुआ वो 1787 में आपका यूएसए ने किया। ये आप सभी लोग जानते हैं 1787 वेस्टफेलिया की संधि। 1789 में यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू हुआ था। स्विट्जरलैंड के संविधान की बात करें तो 1848 ईयर आप ध्यान रखिएगा। इंडियन आप जानते हैं 1950 में एक तरह से मतलब अगर बनने का ईयर रखें तो 1949। कनाडा के संविधान की अगर बात करें तो 1982। तो ये है, सबसे पहले आ गया आपका यूएसए, फिर आ जाएगा आपका स्विट्जरलैंड, फिर इंडिया और फिर कनाडा। यानी आपका सबसे पहला, सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह से आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये ईयर आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, कम से कम अलग अलग देशों के जो संविधान हैं वो कब से बने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक पार्टियों का कार्य नहीं है? तो ये आसान सा क्वेश्चन है, ये बताना कि राजनीतिक पार्टियों का कार्य नहीं है। जनमत निर्माण ये करते हैं, सरकार और वैकल्पिक सरकार बनाते हैं, जनता को राजनीतिक शिक्षा देते हैं, न्यायपालिका पर नियंत्रण जो है ये राजनीतिक दलों का कार्य नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निर्भरता के सिद्धांतकार ने अर्ध परिधि की संकल्पना को जोड़ा है? देखिए रॉल्फ प्रेविस, एजी फ्रैंक, कार्डोसो और इमैनुअल वालस्टीन। तो ये अधिकतर ये डिपेंडेंसी थ्योरी वाले हैं। ये रॉल्फ प्रेविस को डिपेंडेंसी थ्योरी का जनक भी माना जाता है और इसके अलावा एजी फ्रैंक ने भी सहयोग किया है डिपेंडेंसी थ्योरी में, इमैनुअल वालस्टीन ने भी किया है। लेकिन जो सिद्धांत है उसमें जो सिद्धांत कुछ इस तरह सा था कि ये कोई कोर होता है जहाँ पर विकसित देश होते हैं, ये आपकी परिधि होती है जहाँ पर अविकसित और अल्प विकसित देश होते हैं। लेकिन क्या क्या इमैनुअल वालस्टीन ने एक और ग्रुप दिया जिसको बोला अर्ध परिधि, सेमी पेरिफेरियल। तो सेमी पेरिफेरल में इन्होंने रखा आपकी जो अर्ध परिधि है इसमें इन्होंने रखा विकासशील देशों को, और इसके बाहर हो गया अविकसित देश। और विकासशील देश और अविकसित देश दोनों देशों का शोषण करते हैं कोर के देश। तो इस तरह की ये व्यवस्था बताई थी। विश्व व्यवस्था प्रणाली सिद्धांत का प्रतिपादन किया था इन्होंने ही, इमैनुअल वालस्टीन। तो इन्होंने ही अर्ध परिधि शब्द को जोड़ा था, ये आपको ध्यान रखना है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिपेंडेंसी थ्योरी भी कई बार पूछा जाता है। तो रॉल्फ प्रेविस इसके जनक हैं, एजी फ्रैंक भी, और वालस्टीन ने भी इसमें समर्थन किया है। किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है? तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है एग्जाम में, आप लोग देख पा रहे होंगे। जेरेमी बेंथम, थॉमस पेन, जेम्स मिल या फिर जेएस मिल। राज्य को आवश्यक बुराई किसने माना है? तो बुराई से क्या होता है? पेन होता है, इस तरह से याद रख सकते हैं। थॉमस पेन ने राज्य को आवश्यक बुराई माना है। तो आंसर हो जाएगा आपका थॉमस पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, उदार लोकतंत्र और बाजार के योग ने राजनीतिक और सामाजिक विकास के इतिहास में समापन रेखा खींच दी है। ये स्टेटमेंट हमें पहचानना है कि ये स्टेटमेंट किसका है। उदार लोकतंत्र की बात कर रहा है कि बाजार के योग ने राजनीतिक और सामाजिक विकास के इतिहास में समापन रेखा खींच दी है। स्टेटमेंट किसका है? हंटिंगटन का है, बार्बर का है, फुकुयामा का है या फिर अलेक्जेंडर वेंट का है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रांसिस फुकुयामा। द एंड ऑफ हिस्ट्री इनकी फेमस बुक है 1992 में, यानी कोल्ड वार के जस्ट बाद इन्होंने ये बुक लिखी थी। तो फ्रांसिस फुकुयामा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। और मैंने बुक बताया द एंड ऑफ द हिस्ट्री जो बुक है इसको भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। एंड ऑफ द हिस्ट्री क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट है स्टेशियोलॉजी अध्ययन है, किसका अध्ययन है? चलिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है, सांख्यिकी का है, चुनावों का है, राजनीतिक दलों का है या आंदोलनों का है। तो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे तो मैं वहाँ पर आपको इसका करेक्ट आंसर बता दूंगा। क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों को ज़रूर देना है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा इसका सही उत्तर। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का अर्थ है, पहली बात क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बुक भी है और एक कॉन्सेप्ट दिया है जो किसने दिया है? हंटिंगटन ने दिया है। सैमुअल पी हंटिंगटन का कॉन्सेप्ट है आपका क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, यानी सभ्यताओं का संघर्ष। तो
क्वेश्चन हमारे पास है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ऑप्शन आप देख सकते हैं। धार्मिक संघर्ष पाठन की मुख्यधारा होगी, पश्चिम की सांस्कृतिक व राजनीतिक वंशागति की अस्वीकृति, नैतिक मूल्यों पर घोर असहमति। तो ये सारे नेगेटिव सेंटेंस वैसे भी हो रहे हैं। संघर्ष प्रमुख रूप से वैचारिक व आर्थिक न होकर सांस्कृतिक होता है, यही अर्थ है आपका क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का। किसने? हटिंगटन ने यह कॉन्सेप्ट भी दिया है। और अगर बुक पूछी जाती है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन तो ये भी सैमुअल पी हटिंगटन की ही है। फिर से दो सूचियां हैं, ये हमें मिलान करनी है। ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, शब्दावलियां हैं, जिनको मैच हमने कराना है कि किस थिंकर ने कौन सी शब्दावली दी है। तो अगर हम देखें, ब्लैक बॉक्स मॉडल हमने पढ़ा था, ये डेविड ईस्टन का है, जिसमें इनपुट आउटपुट थ्योरी इन्होंने अपनी दी थी, उसी को ब्लैक बॉक्स मॉडल। इसके अलावा इसको फ्लो मॉडल भी कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना। फ्लो मॉडल भी ब्लैक बॉक्स मॉडल का ही नाम है। लुसियन पाई ने जो है डेवलपमेंट सिंड्रोम दिया था, ये भी हमने कई बार चर्चा की है, अब थ्योरी क्लासेज में डिटेल में पढ़ा है। तो डेवलपमेंट सिंड्रोम जो शब्दावली है वो आपका लुसियन पाई की है। सैमुअल पी हटिंगटन ने आपको लोकतंत्रीकरण की लहरें दी हैं। लोकतंत्रीकरण की 3 लहरें इन्होंने बताई थी, और लोकतंत्रीकरण की लहरें, इनकी बुक भी एक इस पे रिलेटेड है। सिमोर मार्टिन लिपसेट की फेमस बुक है पॉलिटिकल मैन, और पॉलिटिकल मैन का कॉन्सेप्ट भी किसने दिया? ये मार्टिन लिपसेट ने ही दिया। तो चारों बातें आपको ध्यान रखनी है। ये सारे पद जो हैं इन थिंकर से रिलेटेड हैं। एक बार मैं दोबारा से आपको बता दे रहा हूँ। डेविड ईस्टन ब्लैक बॉक्स हो गया, लुसियन पाई डेवलपमेंट सिंड्रोम हो गया, हटिंगटन हो गया लोकतंत्रीकरण की लहरें, और लिपसेट हो गया आपके पॉलिटिकल मैन। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्रांति की तुलना बुखार या ज्वर से किसने की है? किसने क्रांति की तुलना बुखार या ज्वर से की? थेडा स्कॉक पॉल, बैरिंगटन मूर, क्रेन ब्रिटन और फ्रांसिस आर फ्रैंकिल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है क्रेन ब्रिटन ने जो है आपका क्रांति की तुलना ज्वर से की है। तो क्रेन ब्रिटन जो है बहुत फेमस हैं एक तरह से, और इनकी एक फेमस बुक है द एनाटॉमी ऑफ रिवॉल्यूशन। ब्रिटन की बुक को ज़रूर ध्यान रखना है, द एनाटॉमी ऑफ रिवॉल्यूशन। एनाटॉमी ऑफ रिवॉल्यूशन की बात की है क्रेन ब्रिटन ने, और इसमें इन्होंने कहा है कि क्रांति जो है एक तरह का बुखार है या ज्वर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा निर्धन निर्धन है? इसलिए नहीं कि उनके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए कि वो कुछ कर नहीं सकते। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है हंसिंगर, अमर्त्य सेन, महबूब उल हक या फिर आपके हर्षमंदर। इसका जो करेक्ट आंसर है ये स्टेटमेंट है अमर्त्य सेन का। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि निर्धन निर्धन है वो इसलिए नहीं कि उनके पास कुछ नहीं है, बल्कि वो इसलिए निर्धन है कि वो कुछ कर नहीं सकते हैं। किसका स्टेटमेंट है? पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो ये है आपका अमर्त्य सेन का। फेमस बुक्स की अगर बात करें तो डेवलपमेंट एज फ्रीडम कई बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ये अमर्त्य सेन की बुक है। डेवलपमेंट एज फ्रीडम आपका अमर्त्य सेन की बुक है पहला। और दूसरा आपको ध्यान रखनी है द आइडिया ऑफ जस्टिस। तो आइडिया ऑफ जस्टिस भी किसकी बुक है? ये भी आपके अमर्त्य सेन की बुक है। तो दोनों बुक आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट IMP है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने लोकतांत्रिक संस्कृति का स्लीपिंग डॉग सिद्धांत दिया? देखिए स्लीपिंग डॉग सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन आपके सामने है लुसियन पाई और रॉबर्ट ईबर्ट, जेम्स एस कोलमैन और माइडन बीनर, जेम्स सी चार्ल्सवर्थ और FW रिक्स, और या फिर आमंड और बर्बा। स्लीपिंग डॉग्स थ्योरी जो है लोकतांत्रिक संस्कृति के संबंध में दिया है, और ये कहता है कि लोगों की जो भागीदारी होती है, जो पीपल्स हैं, लोग हैं, ये क्या करते हैं? अपनी भागीदारी कम से कम करते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट दिया, भागीदारी क्या है इनकी? कम है, लेस है। तो कम भागीदारी का संकेत इन्होंने बताया, और इन्होंने कहा कि जो आम लोग हैं उनकी व्यापक संतुष्टि की जानकारी मिलती है कि आम लोग बहुत ज़्यादा पेन नहीं लेना चाहते हैं लोकतांत्रिक राजनीति में या लोकतांत्रिक संस्कृति में, तो बहुत ज़्यादा भागीदारी वो अपनी नहीं निभाते हैं। इसी को उन्होंने स्लीपिंग डॉग्स थ्योरी कहा है। तो किसने दिया है? आमंड और बर्बा ने दिया है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
किसने कहा संविधान के बिना सरकार और अधिकार के बिना शक्ति के समान है? संविधान के बिना सरकार जो है वो अधिकार के बिना शक्ति के समान है। अगेन आईएमपी है ये क्वेश्चन भी। डेविड एप्टर, वाल्टर बेजहॉर्ट, थॉमस पेन या फिर कार्ल डाइच या कार्ल ड्यूस। तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपके थॉमस पेन का ही स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और राइट्स ऑफ मैन, एक बुक आपको इनकी ध्यान रखनी है, राइट्स ऑफ मैन। ये बुक जो है फेमस बुक है आपके थॉमस पेन की, जो आपके 1791 में लिखी गई थी। इस तरह का ईयर जो है वो थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा। यह किसका कथन है कि राजनीति विविधता तथा संघर्ष के बारे में है? राजनीति विविधता तथा संघर्ष के बारे में है और अभाव इसके अस्तित्व का आवश्यक तत्व है। किसका ये स्टेटमेंट है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि दो बातें की जा रही है, विविधता तथा संघर्ष के बारे में है राजनीति, और इसके अस्तित्व में क्या है? अभाव इसके अस्तित्व का आवश्यक तत्व है। किसने कहा? लेप्टिविच, लॉसवेल, क्रिक और मिलेट। सही आंसर है ये लॉसवेल का कथन है, हेराल्ड लॉसवेल का ये कथन है। और एक बुक जो है वो आपको इनकी ध्यान रखनी है लॉसवेल की, पॉलिटिक्स, who gets what, when and how। फेमस बुक है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। हेराल्ड लॉसवेल की बुक है, 1936 में लिखी थी इन्होंने ये बुक, 1936 की बुक है पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। तो ये आपको ध्यान रखना है, फेमस बुक है हेराल्ड लॉसवेल की। और ये कथन जो है कि राजनीति जो है विविधता और संघर्ष के बारे में है और अभाव इसके अस्तित्व का आवश्यक तत्व है। अर्थशास्त्र मूल्य मुक्त है, परंतु राजनीतिक अर्थव्यवस्था 18वीं सदी के वैचारिक पराजय के संदर्भ में शुरू होती है। यह निम्नलिखित में से किसकी टिप्पणी है? तो ये बताना है कि ये किसकी टिप्पणी है। देखिए इम्पोर्टेंट है कि अर्थशास्त्र मूल्य युक्त है, देखिए मूल्य मुक्त है, अर्थशास्त्र जो है वो मूल्य मुक्त है, लेकिन राजनीतिक अर्थव्यवस्था 18वीं सदी के वैचारिक पराजय के संदर्भ में शुरू होती है। यह किसने टिप्पणी की है? मार्क्स, कीन्स, शुम्पीटर या फिर अमर्त्य सेन। इम्पोर्टेंट है, ये सही उत्तर इसका है शुम्पीटर ने टिप्पणी की है कि ये एक तरह से ऑस्ट्रिया के हैं, ये राजनीतिक अर्थशास्त्री हैं, और इन्होंने टिप्पणी की है कि अर्थशास्त्र मूल्य मुक्त है परंतु राजनीतिक अर्थव्यवस्था 18वीं सदी के वैचारिक पराजय के संदर्भ में शुरू होती है। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी फेमस बुक है इनकी, ध्यान रखनी है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। किसकी बुक है? ये शुम्पीटर की बुक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट ये बुक है। और ये स्टेटमेंट भी आपको इनका ध्यान रखना होगा। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया था? तो राजनीतिक संस्कृति यानी पॉलिटिकल कल्चर की बात की जा रही है। ये जो स्टेटमेंट, ये जो पॉलिटिकल कल्चर की अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया था? तो पॉलिटिकल कल्चर इम्पोर्टेंट है, आंसर आपका है गैब्रियल आमंड के द्वारा राजनीतिक संस्कृति अवधारणा दिया गया, और ये शब्द भी इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। गैब्रियल आमंड हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिकीकरण और अपक्षय के सिद्धांत का निर्माता निम्नलिखित में से कौन सा है? पॉलिटिकल डिकी और मॉडर्नाइजेशन बुक है इनकी, किसकी? ये भी हटिंगटन की बुक है, पॉलिटिकल डिके। तो आपको ध्यान रखना है, सही उत्तर हो जाएगा आपका हटिंगटन। यानी इन्होंने आधुनिकीकरण और अपक्षय यानी डिके के सिद्धांत विकसित करने का जो श्रेय है वो सैमुअल पी हटिंगटन को जाता है। और ये कब की बात है? 1950 से 60 के दशक की बात है। तो हटिंगटन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने 3 मानकों पर विशेष बल देते हुए लोकतंत्र के प्रक्रिया मूलक सिद्धांत पर बल दिया? लोकतंत्र के प्रक्रिया मूलक सिद्धांत, देखिए अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर इसका है रॉबर्ट डहेल। तो रॉबर्ट डहेल इसका आंसर है। इनकी फेमस बुक की अगर बात करूं तो एक बुक इनकी ध्यान रखिएगा, हु गवर्न्स, यानी कौन शासन करता है, 1961 में लिखी थी। एक तो ये बुक ध्यान रखिएगा, और
ऑन डेमोक्रेसी, ये बुक भी कई बार पूछी जाती है। ऑन डेमोक्रेसी भी आपका रॉबर्ट डेहल की बुक है और ये उन्होंने 1998 में लिखी थी। तो ऑन डेमोक्रेसी, हु गवर्न्स, 2 बुक कम से कम यहाँ से ध्यान रखिएगा। यह किसका निरूपण है? शक्ति पैसा की तरह है। देखिए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, फैक्ट है, ध्यान ज़रूर रखना है। ये टॉलकोट पार्सन्स ने कहा है कि शक्ति जो है ये पैसे की तरह है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन देशों में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों इकाइयों पर निर्भर करती है? देखिए यूएसए में अवशिष्ट शक्तियां स्टेट को दी गई है, प्रांतों को दी गई है। स्विट्जरलैंड में भी स्टेट को दी गई है, ऑस्ट्रेलिया में भी स्टेट को दी गई है। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? हमारी अवशिष्ट शक्तियाँ जो है संघ के पास, केंद्र के पास होती है। तो अगर हमें इनमें चुनना होगा तो पहला, तीसरा और चौथा यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अवशिष्ट शक्तियाँ यहाँ पर जो है राज्यों को दी गई है। अगला, तुलनात्मक राजनीति के विकास के प्रारंभिक चरणों में निम्नलिखित में से कौन संबंध है? देखिए तुलनात्मक राजनीति के विकास के प्रारंभिक चरणों की बात की जा रही है कि इनमें से कौन संबंधित हैं। अब अगर हम यहाँ देखें तो कार्ल पॉपर, आर्थर बेंटली, E.H. कार या ग्राहम वालास। तो E.H. कार जो है ये IR से रिलेटेड बुक्स ये देते हैं। IR के अध्ययन में ये प्रारंभिक थिंकर माने जाते हैं। कार्ल पॉपर भी नहीं होंगे। सही आंसर हमारा है आर्थर बेंटली। और आर्थर बेंटले की फेमस बुक आपको ध्यान रखनी है, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। द प्रोसेस, फेमस ये बुक है, कई बार पूछी जाती है, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। तो ये बुक आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, आर्थर बेंटली की 1908 की ये बुक है, 1908 की बुक। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। हमने जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और एक क्वेश्चन में 2-2, 3-3 फैक्ट हमने जाने हैं। तो अगर हमने 30-40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं तो मोर देन 100 क्वेश्चन ये आपके हो जाते हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को 1-2 बार रिवाइज़ कीजिएगा तो आपको ज़रूर ध्यान भी रहेंगे। और वीडियो को पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कौन से पार्ट पे नेक्स्ट वीडियो लाना है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। तब तक के लिए जय हिंद।